अगर हम स्टूडेंट्स बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। हीमोग्लोबिन कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होता है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ये चेन जो होती है हमारे पास 2 पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हीमोग्लोबिन के अंदर होती हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अल्फ़ा चेन और स्टूडेंट्स बीटा चेन। स्टूडेंट, इसके अंदर जो होता है वो 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 ही बीटा चेन होती हैं। तो टोटल कितनी बनती हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। और स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट बात, एक अल्फ़ा चेन जो होती है उसके पास अमीनो एसिड कितने होते हैं? 141 अमीनो एसिड। तो हमारे पास इसके पास कितने अल्फ़ा चेन है? 2। तो मतलब 141 मल्टीप्लाई बाय 2, 282। हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा चेन के पास कितने अमीनो एसिड होते हैं? 282। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बीटा चेन की, तो एक बीटा चेन के पास 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो 2 बीटा चेन हैं तो मतलब 146 मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल बनते हैं 292। स्टूडेंट्स, अगर हम इनको सम करें 282 और 292 को, तो टोटल बनते हैं 574 अमीनो एसिड। तो मतलब हमारा जो हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है, उसके अंदर अमीनो एसिड कितने हैं? 574 अमीनो एसिड। अब एक क्वेश्चन राइज होता है स्टूडेंट्स कि सीक्वेंस अमीनो एसिड की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, सीक्वेंस जो होता है अमीनो एसिड का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सीक्वेंस अमीनो एसिड में किसी किस्म की गड़बड़ हो जाए तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम हीमोग्लोबिन को ही कंसीडर करें तो हीमोग्लोबिन में जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का वो कुछ इस तरह से होता है। वैलिन, हिस्टाडीन आता है। वैलिन के बाद किसका सीक्वेंस होता है? हिस्टाडीन का। यस, वैलिन के बाद होता है हिस्टाडीन। हिस्टाडीन के बाद जो है हमारे पास लियोसिन आता है। लियोसिन अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। वैलिन, हिस्टाडीन, लियोसिन। लियोसिन के बाद आता है स्टूडेंट्स थ्रियोनिन। कौन सा अमीनो एसिड आता है? थ्रियोनिन। थ्रियोनिन के बाद स्टूडेंट्स आता है प्रोलीन। किसका सीक्वेंस आता है? प्रोलीन का। प्रोलीन के बाद स्टूडेंट जो सीक्वेंस होता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। किसका सीक्वेंस होता है? ग्लूटामिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, उसके अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस कुछ इस तरह से पाया जाता है। वैलिन, वैलिन के साथ अटैच होता है हिस्टाडीन, हिस्टाडीन के साथ लियोसिन, लियोसिन के साथ थ्रियोनिन, थ्रियोनिन के साथ प्रोलिन, प्रोलिन के साथ ग्लूटामिक एसिड। अब स्टूडेंट्स, होता कुछ इस तरह से है कि ये जो ग्लूटामिक एसिड है हीमोग्लोबिन के अंदर, इसको रिप्लेस कर देता है कौन सा अमीनो एसिड? वैलिन। स्टूडेंट्स, क्या होता है? ये जो वैलिन होता है ये इस जगह पे आके अटैच हो जाता है और ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देता है। तो जब स्टूडेंट्स वैलिन आके अटैच होता है तो हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है। अब हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एस। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन एस कहते हैं, मतलब सिकल शेप हीमोग्लोबिन। कौन सा हीमोग्लोबिन? सिकल शेप। हीमोग्लोबिन की स्टूडेंट जो शेप होती है वो सिकल लाइक हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। सिकल किस तरह की होती है? जिस तरह स्टूडेंट्स दरांती की होती है, या आपने क्रीसेंट यानी चांद को देखा होगा, तो इस तरह के हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बन जाती है हीमोग्लोबिन की। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट? इससे हमारे पास सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया डिसीज़ होती है। इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया। जिसकी वजह से क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता तो क्या होता है? पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, हम इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तो याद रखें स्टूडेंट, इसमें ये पूछा जाता है, पहला तो एमसीक्यूज या क्वेश्चन ये होता है कि वैलिन किसको रिप्लेस करता है? नंबर 1 स्टूडेंट्स, ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करता है वैलिन। दूसरा ये होता है कि किस पोजीशन पे रिप्लेस करता है वैलिन हिस्टाडीन को? तो स्टूडेंट 6 पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? 6 पोजीशन पे। देखें ज़रा, 1
2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट 6 पोजीशन पे क्या करता है, वैलिन ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करता है। अब तीसरा एमसीक्यूज या क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो वैलिन ये चेंजेस जो आ रही हैं, मतलब वैलिन जो ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर रहा है, ये हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन है, अल्फ़ा चेन है या बीटा चेन है। तो स्टूडेंट याद रखें ये बीटा चेन होती है। बीटा चेन पे ये सीक्वेंस होता है और इस सीक्वेंस को चेंज क्या हो जाता है, कौन करता है, वैलिन ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करता है 6 पोजीशन पे बीटा चेन के थ्रू। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ ओवरव्यू था और प्राइमरी स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया। अब हम चलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड जो होते हैं वो क्वाइल होना शुरू हो जाते हैं, वो स्प्रिंग टाइप के होना शुरू हो जाते हैं। हमें पता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसमें अमाइनो एसिड एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में मौजूद थे। क्या थे वो, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में मौजूद थे और उनके दरमियान जो लिंक था वो था पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए मिले हुए थे, एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए मिले हुए थे। और इंसुलिन के केस में हमने स्टडी किया तो उसके अंदर क्या था, डाइसल्फाइड ब्रिज था, तो उसके ज़रिए वो मिले हुए थे। लेकिन स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यही जो अमाइनो एसिड थे जो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट थे, अब क्या करना शुरू कर जाते हैं, ये हम कहते हैं कि क्वाइल होना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट क्या करना शुरू हो जाते हैं, क्वाइल होना शुरू हो जाते हैं। और इसी क्वाइल के बेस पर इनको हमने डिवाइड किया हुआ है, अल्फ़ा हेलिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अल्फ़ा हेलिक्स हो सकते हैं या बीटा शीट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या तो अल्फ़ा हेलिक्स होगी या बीटा शीट की फॉर्म में होगी। स्टूडेंट अल्फ़ा हेलिक्स में क्या होता है, अल्फ़ा हेलिक्स में ये जो अमाइनो एसिड एक स्पेसिफिक लीनियर चेन में मौजूद थे, ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू हो जाते हैं। क्या बनाते हैं, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको अल्फ़ा हेलिक्स कहा जाता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है और ये किस तरह एक दूसरे के साथ हमारे पास क्वाइलिंग कर रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को स्टेबल किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। कौन सी बॉन्ड इसके अंदर पाई जाती है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से ये क्वाइल हुए हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, एक क्वाइलिंग के अंदर कितने अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स एक अल्फ़ा हेलिक्स के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। कितने अमाइनो एसिड होते हैं एक अल्फ़ा हेलिक्स के अंदर, स्टूडेंट 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये पूरे का पूरा डिस्टेंस स्टूडेंट्स एक अल्फ़ा हेलिक्स से सेकंड अल्फ़ा हेलिक्स तक ये जो हो रहा है, ये कितने का इसका डायमीटर होता है, तो याद रखें स्टूडेंट्स इसका डायमीटर जो हमारे पास होता है वो है 0.54 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 0.54 नैनोमीटर या 5.4 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं आप इसको। तो स्टूडेंट्स याद रखने वाली जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अल्फ़ा हेलिक्स को कौन स्टेबल करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक अल्फ़ा हेलिक्स के अंदर अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। और डायमीटर कितना होता है, एक अल्फ़ा हेलिक्स से दूसरे अल्फ़ा हेलिक्स का डिस्टेंस पूछ सकते हैं, तो कितना है 0.54 नैनोमीटर या 5.4 एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बेसिक था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बीटा प्लेटेड शीट की। तो बीटा प्लेटेड शीट स्टूडेंट बनती है फोल्डिंग बैक ऑफ इसकी, किसकी, अल्फ़ा हेलिक्स की, फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। किससे बनती है स्टूडेंट्स, फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फोल्ड बैक होती है तो हम क्या करते हैं, आपके पास बीटा प्लेटेड शीट बनती है कुछ इस शेप के अंदर। तो स्टूडेंट फोल्डिंग से क्या होते हैं, हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट बन जाती है। और इसको भी स्टेबल कौन सी चीज़ करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपसे अगर ओवरऑल पूछे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय विच बॉन्ड, तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए ये स्टेबलाइज होती है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मैं बताने लगा हूँ वो है अल्फ़ा हेलिक्स से रिलेटेड। स्टूडेंट अगर आपसे पूछता है कि अल्फ़ा हेलिक्स जो है ये क्वाइलिंग जो हुई है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो याद रखें स्टूडेंट्स अल्फ़ा हेलिक्स के लिए जो अमाइनो एसिड क्वाइल होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं। किस तरफ होते हैं, क्लॉकवाइज होते हैं। ये भी एक तरह का एमसीक्यू हो सकता है, तो याद रखना स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज क्वाइलिंग से हमारे पास अल्फ़ा हेलिक्स बनता
है। और फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन की जब फोल्डिंग होती है दोबारा, जो आपके पास अल्फा हेलिक्स है, अगर ये दोबारा इस तरह फोल्ड होना शुरू हो जाए तो क्या होता है, बीटा प्लेटेड शीट्स बन जाती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला है, वो ये है बैंड्स होते हैं। क्या होते हैं बैंड? क्या मतलब, हमारे पास जो आप देख सकते हैं अल्फा हेलिक्स, क्या ये हमारे पास बैंडिंग हो रही, इधर देखें सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ से बैंड हो रहा है, इधर से बैंड हो रहा है, बैंड। तो पूछा जाता है कि ये बैंड किस तरह बनते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट, 2 अमीनो एसिड से बैंडिंग होती है। एक हमारे पास है प्रोलीन, कौन सा अमीनो एसिड? प्रोलीन। और दूसरा है ग्लाइसिन, दूसरा कौन सा है? ग्लाइसिन। अगर आपसे स्टूडेंट्स पूछे कोई भी कि कौन सी चीज़ जो ये बैंडिंग करवाती है, यानी अमीनो एसिड को बैंड करवाती है, कोआइलिंग करवाने में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो स्टूडेंट्स प्रोलीन और ग्लाइसिन, ये दोनों अमीनो एसिड बैंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट बात, हाँ जी, अगर दो बीटा प्लेटेड शीट्स, क्या हो, 2 बीटा शीट्स हों, वो जाके मिलें किसके साथ? एक अल्फ़ा हेलिक्स के साथ। याद रखने वाली बात है स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर 2 बीटा प्लेटेड शीट्स हों और एक अल्फ़ा हेलिक्स से जाके मिल रहे हों, तो स्टूडेंट्स जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं सुपर सेकेंडरी मोटिफ। क्या कहते हैं? सुपर सेकेंडरी मोटिफ। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको पता होना ज़रूरी है कि सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। जब 2 बीटा प्लेटेड शीट्स हों और एक अल्फ़ा हेलिक्स से मिल रहे हों तो बनता है सुपर सेकेंडरी मोटिफ। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की, कि टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, टर्शरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। कितनी होती हैं? सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से हमारे पास क्या बनती है? टर्शरी स्ट्रक्चर बनती है। और एक इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्कस की, तो याद रखें स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ अमीनो एसिड का बैकबोन पार्ट जो था वो पार्टिसिपेट कर रहा था। बैकबोन पार्ट कौन सा होता है अमीनो एसिड का? तो अगर हम अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर ड्रा करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनती है अमीनो एसिड की। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरे का पूरा पार्ट है इसको कहते हैं बैकबोन पार्ट। क्या कहते हैं इसको? बैकबोन पार्ट ऑफ अमीनो एसिड। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट्स एक दूसरे के साथ मिल रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए, ये डाइसल्फाइड ब्रिज के ज़रिए, दोनों मिल के यही पार्ट जो था हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहा था। लेकिन टर्शरी स्ट्रक्चर में ये आर ग्रुप जो होता है ये पार्टिसिपेट करता है। डिफरेंट आर ग्रुप्स आपस में मिलते जाते हैं और क्या होता है, उनकी कोयलिंग होती जाती है आपस में, तो क्या बनते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर बनते हैं। ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट बनती किस तरह से है? इसमें डिफरेंट टाइप की बॉन्ड्स पार्टिसिपेट करती हैं। नंबर 1 इसमें बॉन्ड्स कौन कौन सी आती हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन बॉन्ड्स आती हैं। कौन कौन सी बॉन्ड आती हैं? एक हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। सेकंड हमारे पास स्टूडेंट डाइसल्फाइड ब्रिज, इसमें पार्टिसिपेट करता है, यस ये भी पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा स्टूडेंट तीसरी बॉन्ड जो होती है वो है आयनिक बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड होती है स्टूडेंट्स? आयनिक बॉन्ड्स। और 4th नंबर पे स्टूडेंट आता है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन स्टूडेंट जस्ट रिजेंबलेंस टू हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की टाइप की तरह ही होता है, जिसमें क्या होता है 2 तरह के पोल्स बनते हैं, एक तरफ न्यूक्लियस पोल होता है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन पोल बनता है। तो इस तरह हम कहते हैं ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है किसके अंदर? टर्शरी स्ट्रक्चर बनाने में। ये टर्शरी स्ट्रक्चर बनाने में भी पार्टिसिपेट यही बॉन्ड करती हैं, और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है उसमें भी हमारे पास यही बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है वो आपसे बॉन्ड्स पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी बॉन्ड्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं किसके अंदर। ये हमारे पास इस टर्शरी स्ट्रक्चर को बनाने में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड ब्रिज है, आयनिक बॉन्ड है और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है। अब अगर हम स्टूडेंट बात करें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, तो याद रखें स्टूडेंट्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है। स्टूडेंट हमने टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या बात की थी कि सिर्फ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन थी, तो इससे क्या बनता है? टर्शरी स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होती है इसमें 2 से ज़्यादा हमारे पास क्या होती हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इस तरह से मिलती हैं।
जब ये आपस में मिलती हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बनाते हैं, ये हम कह सकते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि इसमें बॉन्ड्स कौन से होते हैं, तो स्टूडेंट इसमें वही बॉन्ड्स होते हैं जो टर्शरी स्ट्रक्चर में थी, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो वही चार की चारों बॉन्डिंग जो होती है, वही चारों के चारों फोर्सेस यहाँ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, लेकिन यहाँ पे जो होता है सिंगल से, यानी एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिल के क्या बनाती हैं, हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि मायोग्लोबिन जो है, स्टूडेंट्स क्या है, मायोग्लोबिन जो है ये टर्शरी स्ट्रक्चर रखता है। क्या रखता है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर रखता है, जबकि हीमोग्लोबिन जो है ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रखता है। इसकी रीज़न क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। ये मसल्स के अंदर होते हैं, ये ब्लड के अंदर होते हैं, तो काम इनका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना ही है। तो हम इसके सेंटर में भी आयरन होता है, इसके सेंटर में भी आयरन होता है, ये भी हीम पे मुश्तमिल होता है, इसके पास भी हीम ग्रुप होता है। तो बात ये पूछने की ये है कि मायोग्लोबिन क्यों टर्शरी स्ट्रक्चर बिलोंग करता है, जबकि जो हीमोग्लोबिन है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बिलोंग करता है। इसकी रीज़न स्टूडेंट एक वही मैं बताने लगा हूँ, वो ये है कि स्टूडेंट मायोग्लोबिन जो होता है ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन पे मुश्तमिल होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, इसके पास सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जबकि हीमोग्लोबिन के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। अब बात देखें, जिसके पास सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, तो मैंने पहले बताया कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन सिर्फ टर्शरी स्ट्रक्चर में ही मिलती हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होती, बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है हमारे पास मायोग्लोबिन में, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर बिलोंग करता है, टर्शरी। और जो हीमोग्लोबिन है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, इसलिए ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को कोरिलेट करता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।